कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि वो तो वक्त के साथ और भी गहरी और भी रहस्यमयी होती चली जाती हैं। आज हम इतिहास की दो ऐसी ही पहेलियों की बात करने वाले हैं, जिन्होंने दशकों से दुनिया के बेहतरीन जासूसों और इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा रखा है। अब ये जो दो मामले हैं ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया का एक सुनसान सा बीच जहां एक आदमी की लाश मिलती है, जिसकी पहचान आज तक एक राज बनी हुई है, और दूसरी तरफ अमेरिका का एक शातिर कातिल जिसने अपने खौफ का एक सिंबल बनाया और फिर जैसे हवा में ही गायब हो गया। तो चलिए इन दोनों ही मामलों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर एक गुमनाम लाश और एक खूंखार कातिल की इन कहानियों की शुरुआत हुई कहां से थी। कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 1948 से, ऑस्ट्रेलिया के सोमरटन बीच पर। वहां एक लाश मिलती है, एकदम सजे धजे कपड़ों में। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके कपड़ों से सारे टैग्स, सारे लेबल्स हटा दिए गए थे, जैसे कोई चाहता ही ना हो कि उसकी पहचान हो पाए। ये एक खामोश मौत थी। और इसके ठीक उलट 1960 के दशक में कैलिफोर्निया का बे एरिया दहल उठा था। एक कातिल था जो हत्याएं करता और फिर बड़े आराम से पुलिस को खत लिखकर और फोन करके चिढ़ाता था। तो एक तरफ रहस्य की खामोशी और दूसरी तरफ आतंक का शोर। देखिए, ये सिर्फ क्राइम केसेस नहीं थे, ये तो पहेलियां थी। ऐसी पहेलियां जिन्हें पीछे छोड़े गए सुरागों ने और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। कुछ सुराग शायराना थे तो कुछ बेहद खतरनाक। अब सोमरटन मैन के केस में क्या हुआ? पुलिस को उसकी पैंट में एक छिपी हुई सीक्रेट जेब मिली और उस जेब के अंदर से निकला कागज का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा। जब उसे खोला गया तो उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये सुराग किसी जासूसी नॉवल का हिस्सा ज्यादा लग रहा था। तो सवाल ये था कि इन शब्दों का मतलब क्या है? ये फारसी के लफ्ज थे जिनका मतलब था दी एंड, यानी खत्म। और पता चला कि ये लफ्ज उमर खयाम की मशहूर किताब रुबाइयात के आखिरी पन्ने से लिए गए थे। और जल्द ही पुलिस को वो किताब भी मिल गई, जिसका आखिरी पन्ना ठीक उसी तरफ फाड़ा गया था। और अब आते हैं ज़ोडिएक के सुराग पर। उसका तरीका बिल्कुल अलग था। कोई छिपा हुआ मैसेज नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती। 340 कैरेक्टर्स का एक अजीब सा कोड बनाकर सीधे अखबारों को भेज दिया और कह दिया, हिम्मत है तो सुलझा के दिखाओ। और यहीं पर इन दोनों मामलों का सबसे दिलचस्प फर्क सामने आता है। एक तरफ सोमरटन मैन का वो गहरा शायराना सुराग और दूसरी तरफ ज़ोडिएक का कोड, जिसे डिकोड करने में सोचिए पूरे 51 साल लग गए। और जब आखिरकार वो सॉल्व हुआ तो हाथ क्या लगा? जैसा कि इस केस के एक माहिर टॉम फॉइट कहते हैं, एक बहुत बड़ी निराशा। मतलब उस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे केस आगे बढ़ सके। जब कोई केस दशकों तक सॉल्व नहीं होता ना, तो वो सिर्फ एक फाइल बन के नहीं रह जाता, वो कुछ लोगों के लिए एक जुनून बन जाता है, एक ऑब्सेशन। तो अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इन पहेलियों को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये है प्रोफेसर डेरिक एबट, एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर जिन्होंने इस केस पर काम एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे वो इसमें इतना डूब गए कि उन्होंने उस रहस्यमयी नर्स को ढूंढ निकाला जिसका फोन नंबर उस किताब के पीछे लिखा मिला था। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब प्रोफेसर एबट उस नर्स की पोती रेचल से मिले। दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। सोचिए जरा, एक एकेडमिक प्रोजेक्ट एक गहरी पर्सनल कहानी में बदल गया। ये केस अब प्रोफेसर एबट के परिवार का हिस्सा बन चुका है। जैसा कि कहा गया है, ये एक डबल लव स्टोरी जैसी है, जो वक्त के 2 अलग-अलग दौर में एक साथ चल रही है। और दूसरी तरफ है टॉम वॉइट, जो zodiackiller.com वेबसाइट चलाते हैं। उनका जुनून प्यार से नहीं, बल्कि बचपन के डर से शुरू हुआ। उनके पिता एक रिपोर्टर थे और टॉम का बचपन मैनसन फैमिली जैसे सीरियल किलर्स के खौफ के साए में बीता। उनके लिए ज़ोडिएक को पकड़ना उस दौर के डर का हिसाब चुकाने जैसा है। और बस यहीं दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के मकसद का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक की खोज प्यार की कहानी से जुड़ी है, तो दूसरे के लिए ये एक तरह का बदला है। टॉम वॉइट साफ कहते हैं कि अगर वो ज़ोडिएक को पकड़वाने में मदद कर पाएं, तो ये उनके बचपन के उस डर के लिए एक सही बदला होगा। तो सवाल ये उठता है, जब दशकों की मेहनत और जुनून भी काम नहीं आया, तो क्या कोई आखिरी उम्मीद बची है? जवाब है हाँ, मॉडर्न साइंस, जिसे हम जेनेटिक जीनियोलॉजी कहते हैं। शायद यही इन पुराने ठंडे पड़ चुके मामलों की गुत्थी सुलझा सकती है। ये टेक्निक है बड़ी कमाल की।
होता क्या है कि पुराने सबूतों से डीएनए निकाला जाता है, उसकी एक जेनेटिक प्रोफाइल बनाई जाती है और फिर उसे ऑनलाइन जीनियोलॉजी डेटाबेस से मैच किया जाता है। इससे उस अनजान शख्स के दूर के रिश्तेदारों का पता लग सकता है और फिर फैमिली ट्री बनाते बनाते उस तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। दोनों ही केसेस में अपनी अपनी साइंटिफिक चैलेंजेस हैं। सोमरटन मैन का डीएनए सैंपल हासिल करने के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़ी और वहां से भी सबूत ना के बराबर मिले। और जोडियाक किलर के खत, वो तो 50 सालों में इतने लोगों के हाथों से गुजरे हैं कि उन पर लगा स्टैंप या गोंद, उनका डीएनए पूरी तरह से कंटेमिनेट हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इतनी कोशिशों के बावजूद इन कहानियों का आखिरी चैप्टर अभी भी लिखा जाना बाकी है। सवाल वही है, क्या हम कभी सच जान पाएंगे? 70 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। ये केसेस भले ही ऑफिशियल फाइलों में ठंडे पड़ गए हों, लेकिन लोगों के जहन में, उनकी कल्पना में ये आज भी जिंदा हैं। ये रहस्य अब हमारे कल्चर का, हमारी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। और शायद यही इन कहानियों की असली ताकत है। ये अब सिर्फ पुलिस की फाइलें नहीं हैं। जैसा कि रेचल एबट कहती हैं, सोमरटन मैन अब उनके बच्चों की कहानी का भी एक हिस्सा है। एक अनजाना अतीत आने वाली पीढ़ियों की पहचान से जुड़ गया है। तो आखिरी सवाल बस यही रह जाता है, क्या साइंस इन अधूरी कहानियों का आखिरी पन्ना लिख पाएगी? या फिर कुछ रहस्य इसलिए ही होते हैं ताकि वो हमेशा रहस्य ही बने रहें? शायद कुछ पहेलियों का असली मजा जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि उन पहेलियों के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने में है।